रात खासी गुजर चुकी थी, मगर कराची की रौनक अभी तक मांद नहीं पड़ी थी। मैंने किसी सवारी की तलाश में नजरें दौड़ाई, मगर मुझे मायूसी हुई। सड़क पर गाड़ियां तो थीं, मगर कोई रिक्शा या टैक्सी खाली नजर नहीं आ रही थी। अचानक एक मोटरसाइकिल सवार मेरे नजदीक से गुजरा, फिर उसने कुछ आगे जाकर मोटरसाइकिल रोक ली और मुड़कर मुझे देखने लगा। मैं उसके नजदीक पहुंचा तो वो बोला, क्या ये रोड नागन चौरंगी की तरफ जा रही है? मैंने जवाब दिया, जी हाँ, ये रोड सीधी नागन चौरंगी पर जाकर निकलेगी। वैसे आप कहाँ तक जाएंगे? वो बोला, मैं नॉर्थ कराची जा रहा हूँ। मैंने कहा, अगर जहमत ना हो तो मुझे नागन चौरंगी तक छोड़ दें। वो मुस्कुराकर बोला, इसमें जहमत की क्या बात है, आइए बैठिए। मैंने पिछली सीट पर बैठते हुए पूछा, मालूम होता है इस शहर में आप नए हैं? वो बोला, जी हाँ, आपका अंदाजा दुरुस्त है, मैं पहली दफा कराची आया हूँ। ये मोटरसाइकिल भी मेरे कजन की है। मैंने मजीद कोई सवाल न किया। वो शख्स मुझे बहुत बातूनी लग रहा था। मैं खामोशी से कुछ सोचना चाहता था। मेरी खामोशी से उकताकर वो खुद ही बोला, आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? मैंने कहा, मैं एक जरूरी काम से हैदराबाद गया था। इस दौरान में हम नागन चौरंगी पहुंच गए। मैंने उसे मोटरसाइकिल रुकवाई और उतरकर उसका शुक्रिया अदा किया। फिर जल्दी से एक खाली टैक्सी की तरफ बढ़ गया जो नॉर्थ कराची की तरफ से आकर खड़ी हुई थी। नॉर्थ नाजमाबाद का ब्लॉक डी उस वक्त तारीकी में डूबा हुआ था। शायद इलाके की बिजली फेल हो गई थी। टैक्सी मैंने मेन रोड पर ही छोड़ दी और वहां से पैदल एजाज के घर की तरफ रवाना हो गया। मुझे शर्मिंदगी भी हो रही थी कि रात के इस पहर किसी शरीफ आदमी को परेशान करूंगा। फिर एजाज अकेला होता तो कोई बात नहीं थी, मगर उसके वालिदैन और बहनें भी थीं। मैं उन लोगों के लिए अजनबी तो नहीं था, मगर इतनी रात गए उन्हें परेशान करना कहाँ की शराफत थी। मैं इसी तजब्जुब में एजाज के घर पहुंचा। अचानक लाइट आ गई। स्ट्रीट लैंप के चलते ही इलाके में पहली सी वीरानी न रही। गेट पर रुककर मैंने कॉल बेल की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर बेल बजाने की हिम्मत न हुई। मैंने वापस जाने का फैसला कर लिया। उसी वक्त बंगले के अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। गेट के पास मेरी आहट महसूस करके कुत्ता दीवानावार भौंक रहा था। मैं तेजी से पीछे हटा। अचानक गली में चौकीदार नमूदार हुआ। वो साइकिल पर सवार था। वो मेरे नजदीक आकर रुक गया और मुश्तबा अंदाज में बोला, किसके घर जाना है आपको? मैंने कहा, मुझे सिराज साहब के घर जाना है। उसने बताया, यही सामने वाला घर सिराज साहब का है। मैं आगे बढ़ा और हिम्मत करके कॉल बेल का बटन दबा दिया। अंदर कहीं घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। फिर ऊपर से किसी ने पूछा, कौन है? आवाज एजाज की थी। मैंने कहा, मैं हूं कामरान साहब। एजाज ने हैरत से दोहराया, कामरान? फिर वो अंदर की तरफ गायब हो गया। कुत्ता अब भी जोर जोर से भौंक रहा था। एजाज ने मेन गेट की जेली खिड़की खोली और बाहर आकर बोला, खैरियत तो है कामरान? इस वक्त कैसे आए हो? आओ आओ, अंदर आओ। चौकीदार उस वक्त तक वहीं खड़ा था। जब मैं एजाज के साथ अंदर दाखिल होने लगा तो वो साइकिल पर सवार होकर चला गया। मैं अंदर जाते हुए झिझक रहा था। मुझे कुत्ते का खौफ था। एजाज ने कुत्ते को डांटा तो वो एकदम खामोश हो गया। वो आला नस्ल का जर्मन शेफर्ड था। एजाज सीधा मुझे अपने कमरे में ले गया। मैं कमरे में रखी हुई आरामदेह कुर्सी पर ढेर हो गया। उसने मुझसे पूछा, अब तो बताओ तुम कैसे आए? मैंने कहा, यार मैं एक मुसीबत में गिरफ्तार हूँ। सिर्फ एक रात यहाँ गुजारना चाहता हूँ, सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। एजाज ने कहा, एक रात क्या, तुम जब तक दिल चाहे यहाँ रहो, मगर मुझे बताओ तो कि तुम किस परेशानी में हो। मैंने कहा, कुछ कारोबारी दुश्मन मेरे खून के प्यासे हो रहे हैं, उन्हीं से बचकर यहाँ आया हूँ। एजाज उलझ कर बोला, यार कारोबार में ऐसी क्या दुश्मनी? मैंने कहा, तुम नहीं समझोगे, मैं कल की फ्लाइट से लाहौर या इस्लामाबाद चला जाऊंगा। एजाज ने बुरा मानकर कहा, अच्छा यार नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। मैंने कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो एजाज, तुम बस ये समझो कि मुझे अपने दुश्मनों से खतरा है। एजाज ने चौंक कर कहा, तुमने कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया? अगर तुमने किसी को कत्ल भी किया है तो मुझसे मत छुपाओ, मैं हर किस्म के हालात में तुम्हारी मदद करूंगा। एजाज जज्बाती हो गया था। फिर वो कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, डैडी इस्लामाबाद गए हुए हैं, वो सुबह वापस आ रहे हैं। अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो मुझे बता दो ताकि डैडी के सामने मुझे शर्मिंदगी ना हो। मैंने तवील सांस लेकर कहा, तुम सुनना चाहते हो तो जरूर सुनो, मगर पहले मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ, भूख के मारे दम निकला जा रहा है। एजाज ने उठते हुए कहा, तुम नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। हाँ, अलमारी से मेरा कोई शलवार सूट निकाल लो। खाने से फारिग होकर कॉफी पीते हुए मैंने उसे सब कुछ तफसील से बता दिया। एजाज ने मेरी बात सुनकर कहा, सूरत हाल तो बहुत गंभीर है यार, तुम लाहौर किसके पास जाओगे? मैंने कहा, वहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं, इन हालात में वही मेरी मदद कर सकते हैं। एजाज ने कहा, यार मेरा ख्याल है कि तुम कुछ दिन यहीं रहो, जब खतरा टल जाए तो यहाँ से चले जाना। मैंने कहा, यहाँ रहने पर तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम किसी परेशानी में मुब्तला हो जाओ। तुम अगर तन्हा होते तो कोई बात नहीं थी, मगर अपने डैडी से क्या कहोगे? वो भी तो पूछेंगे कि कामरान यहाँ क्यों ठहरा हुआ है। वो बोला, डैडी को मुतमईन करना कोई मसला नहीं है,
उनसे मैं कुछ भी कह दूंगा, फिर तुम उनके लिए अजनबी तो नहीं हो। थकन से मेरा बुरा हाल था, मेरी आंखें नींद से बोझल हो रही थीं। एजाज ने इसरार करके मुझे अपने बिस्तर पर लेटा दिया और खुद वो एक तकिया और कंबल लेकर कारपेट पर लेट गया। उसने मेरी हालत देखकर कहा, अच्छा इस मौजू को अभी छोड़ो, सुबह बात करेंगे, तुम इस वक्त सो जाओ। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया, करवट बदल कर आंखें बंद कर लीं और फिर जरा ही देर में अपने इर्द गिर्द से बेखबर हो गया। मेरी आंख खुली तो दिन खासा चढ़ चुका था। वॉल क्लॉक 10:30 बजा रही थी। एजाज कमरे में मौजूद नहीं था। मैं चंद मिनट कुशलमंदी से पड़ा रहा, फिर उठकर बाथरूम में घुस गया। मैं फ्रेश होकर बाथरूम से निकला तो दरवाजे पर दस्तक हुई और एजाज की बहन सादिया कमरे में आ गई। वो हंसकर बोली, शुक्र है आपकी नींद तो पूरी हुई, मैं 2 दफा पहले भी आ चुकी हूँ। मैंने भी हंसकर कहा, अरे अरे न सलाम न दुआ, बस आते ही शुरू हो गई। एजाज कहाँ है? वो शोखी से बोली, सलाम तो मैंने पहले ही आपको कर लिया था, लगता है आप अभी तक नींद में हैं। आपके दूसरे सवाल का जवाब ये है कि भाईजान डैडी को लेने एयरपोर्ट गए हैं, अब आप नीचे चलकर नाश्ता कर लें। मैं उसके साथ नीचे आया तो साइमा और हुमैरा मुझे देखकर हैरान रह गईं। दोनों ने मुझे सलाम किया। वो दोनों सादिया से छोटी थीं। साइमा ने हैरत से कहा, आप कब आए कामरान भाई? मैंने जवाब दिया, मैं बस रात को आया था। फिर पूछा, आंटी कहाँ है? सादिया ने जवाब दिया, अम्मी लाउंज में है, आप वहीं चलिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। एजाज की वालिदा लाउंज में बैठी थी। मैंने उन्हें सलाम किया और खामोशी से बैठ गया। वो अम्मी के इंतकाल पर आई थीं तो देर तक मुझे तसल्ली देती रही थी। उन्होंने उठकर मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, सुबह एजाज ने मुझे बताया था कि तुम रात में किसी वक्त आए थे, सुना है तुम्हें बुखार आ गया था, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं हैरान रह गया, फिर जल्दी से संभल कर बोला, मामूली सा बस टेम्परेचर हो गया था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। वो बोली, एजाज ने अच्छा ही किया जो रात को तुम्हें यहीं रोक लिया। मैं समझ गया कि एजाज ने उनसे क्या कहा होगा। उस वक्त सादिया नाश्ता ले आई थी। नाश्ते के दौरान में आंटी ने बताया कि 10 दिन बाद सादिया की शादी हो रही है। ये सुनकर सादिया जल्दी से बाहर चली गई। मैं नाश्ते से फारिग हुआ ही था कि एजाज और उसके डैडी आ गए। मैंने जल्दी से उन्हें सलाम किया। वो मेरे सलाम का जवाब देते हुए अपने कमरे में चले गए। मैं एजाज के साथ उसके कमरे में आ गया। एजाज कुछ परेशान था। मैंने उससे पूछा, क्या बात है एजाज, तुम कुछ परेशान हो? उसने पजमुर्दा से लहजे में कहा, बस कोई खास बात नहीं है। मैंने कहा, देखो अगर मेरी वजह से कोई परेशानी है तो मैं अभी चला जाता हूँ। उसने कहा, यार तुम्हारा कोई मसला नहीं है, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि सादिया की शादी हो रही है। मैंने कहा, अभी मुझे आंटी ने बताया था। वो बोला, उसका निकाह तो 2 साल पहले कर दिया था, रुखसती अब कर रहे हैं, मगर उसके ससुराल वाले बहुत लालची हैं। उन्होंने जहेज की एक लंबी लिस्ट दी है। डैडी ने और मैंने किसी न किसी तरह उनकी फरमाइशें पूरी कर दी। अब डैडी बता रहे हैं कि लड़का सलामी में कार का मुतालबा कर रहा है, कार भी होंडा सिविक न्यू मॉडल। मैंने पूछा, लड़का करता क्या है? वो बोला, लड़का डॉक्टर है और एक सरकारी अस्पताल में मुलाजिम है। उसके वालिद वजारत खारजा में बहुत अच्छे ओहदे पर हैं। मैंने पूछा, निकाह से पहले उन्होंने जहेज की लिस्ट नहीं दी थी? एजाज बोला, अगर वो निकाह से पहले ये शर्तें आयद करते तो मैं किसी कीमत पर राजी ना होता। डैडी इसी सिलसिले में लड़के के बाप से बात करने इस्लामाबाद गए थे, मगर उस शख्स ने साफ साफ कह दिया कि मैं इस मामले में क्या बोलूं, ये तुम्हारा और तुम्हारे दामाद का मामला है। मैंने पूछा, फिर अब तुमने क्या सोचा है? एजाज ने कहा, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। जहेज के चक्कर में हम लोग मकरूज हो गए हैं, अब तो किसी से कर्ज मिलने की भी उम्मीद नहीं है। कार भी कोई सस्ती नहीं है, इस वक्त 6.5 लाख की है। मैंने एजाज के लिए खतरा मोल लेने का फैसला कर लिया। मेरे बैंक में इससे कहीं ज्यादा रकम मौजूद थी। मैंने एजाज से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो इतनी रकम तो मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ, बस जरा बैंक तक जाना पड़ेगा। एजाज ने सख्ती से कहा, नहीं यार, तुम खुद खतरे में हो और तुम बैंक जाते हुए किसी की नजर में आ गए तो? मैंने उसकी बात काट दी। कहा, ये खतरा तो मुझे मोल लेना ही पड़ेगा, मुझे अपने लिए भी तो रकम की जरूरत पड़ेगी, खाली हाथ तो मैं कहीं भी नहीं जा सकता। ये कहकर मैं उठ खड़ा हुआ। एजाज ने कहा, चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैंने जैकेट पहनते हुए सख्त लहजे में कहा, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। एजाज ने कहा, तो फिर मैं तुम्हारी रकम भी कबूल नहीं करूंगा। मैंने उसे बहुत समझाया मगर वो नहीं माना। आखिर उसे भी साथ लेना पड़ा। मेरी जैकेट की खुसूसी जेब में मशीन पिस्टल मौजूद था। मैंने बाथरूम में जाकर उसका मैगजीन चेक किया और मुतमईन होकर रवाना हो गया। एजाज के पास पुराने मॉडल की टोयोटा थी, मगर गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी थी। हम आधे घंटे में बैंक पहुंच गए। मैंने गाड़ी में बैठे बैठे इर्द गिर्द का जायजा लिया। वहां कोई चेहरा ऐसा नहीं था जो मुश्तबा हो। मैं अल्लाह का नाम लेकर बैंक में दाखिल हो गया। फिर नई चेकबुक बनवाने और रकम निकलवाने में मुझे मजीद 1 घंटा लग गया, क्योंकि बैंक में फौरी तौर पर 15 लाख रुपए मौजूद नहीं थे। बैंक मैनेजर से मेरे ताल्लुकात अच्छे थे। उस बेचारे ने हेड ऑफिस से मेरे लिए रकम मंगवा ली
वरना बड़ी रकम निकालने के लिए पहले नोटिस देना होता है। एजाज ने घर चलते ही अपना ब्रीफ केस ले लिया। हम वो रकम ब्रीफ केस में डालकर रवाना हो गए। मेरे उस बैंक अकाउंट का इल्म मेरे सिवा किसी को भी नहीं था। बॉस ने अगर निगरानी करवाई भी होगी तो उस ब्रांच की करवाई होगी जिसका उसे इल्म था। उस अकाउंट में भी अच्छी खासी रकम मौजूद थी, मगर फिलहाल वहां जाने की कोई जरूरत नहीं थी। हम लोग घर पहुंचे तो एजाज के डैडी, अम्मी और उसकी तीनों बहनें लाउंज में बैठी थीं। मुझे देखकर वो सब एकदम खामोश हो गए। तीनों लड़कियां तेजी से बाहर निकल गईं। आंटी भी मुझसे नजरें चुरा रही थीं। माहौल की इस तब्दीली को एजाज ने भी महसूस कर लिया और अपने डैडी से बोला, क्या बात है डैडी, अनवर ने कोई नई फरमाइश कर दी क्या? अनवर उस लड़के का नाम था जिसके साथ सादिया की शादी हो रही थी। उन्होंने एजाज की बात का जवाब न दिया। वो कुर्सी से उठ गए और मुझसे बोले, तुम रात यहाँ किस वक्त पहुंचे थे? उनका लहजा दुरुस्त था। एजाज बोला, मैं अम्मी को बता चुका हूँ कि सिराज साहब ने बेटे को झिड़क दिया। मैंने तुमसे नहीं पूछा। फिर वो मुझसे बोले, इससे पहले कि मैं पुलिस को फोन करके तुम्हें गिरफ्तार करवाऊं, तुम खुद ही यहाँ से चले जाओ। एजाज चीख कर बोला, डैडी आप मेरे दोस्त की तौहीन कर रहे हैं। उन्होंने हिक़ारत भरे लहजे में कहा, तौहीन? मैं इसकी तौहीन क्या करूंगा? उन्होंने अखबार उठाते हुए कहा, इसकी शराफत के तो डंके बज रहे हैं। ये कहकर उन्होंने अखबार एजाज की तरफ बढ़ा दिया। बोले, लो तुम भी पढ़ लो। एजाज ने अखबार लेकर देखा तो वो खबर मुझे भी नजर आ गई। फ्रंट पेज पर 3 कॉलमी खबर थी। खबर क्या थी? बम का धमाका था। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। हाईवे पर पुलिस ने मगविया नसरीन को बरामद कर लिया था। नासिर के ड्राइवर ने बयान दिया था कि नसरीन को नासिर के एक दोस्त कामरान ने अगवा करके पोल्ट्री फार्म पर रखा था। नासिर के कत्ल के बाद वो मगविया को वहां से निकाल कर भागा। उसके साथ एक गैर मुल्की औरत भी थी। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि कामरान उसे गन पॉइंट पर अपने साथ ले गया था। पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी कर दी तो वो और उसके साथी गाड़ी से फरार हो गए। बात अगर यहीं तक रहती तो मैं अपना दिफा कर सकता था, मगर पुलिस को गाड़ी से एक हाई पावर ट्रांसमीटर भी मिला। फिर इस वारदात में मेरे साथ कोई गैर मुल्की औरत भी शरीक थी। पुलिस ने मुझे किसी बैरूनी ताकत का आलायकार करार दे दिया। अखबार में मेरी तस्वीर भी शाया हुई थी जो पुलिस ने मेरे घर से हासिल की थी। पुलिस ने नासिर के कत्ल का इल्जाम भी मुझ पर और मेरी साथी औरत पर थोप दिया और अपने तौर पर एक कहानी घड़ ली कि मुल्जिम कामरान की नासिर से दोस्ती थी। उसने इस दोस्ती का नाजायज फायदा उठाते हुए नासिर को मजबूर किया कि वो मगविया नसरीन को अपने पोल्ट्री फार्म पर रखे। किसी मरहले पर नासिर ने उससे इख्तिलाफ किया तो कामरान और उसके साथी ने मुश्तिल होकर नासिर और उसके मुलाजिम को कत्ल कर दिया और मगविया को वहां से लेकर निकल भागे। मगर पुलिस को बर वक्त इल्म हो गया। उसने कराची से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी। मुल्जिमान ने यह देखा तो मगविया को गाड़ी में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार रही थी। जल्द ही मजीद इंकिशाफ की तवक्को थी। मैं खबर पढ़कर सन्नाटे में रह गया। मैंने हिम्मत करके कहा, अंकल मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मगर मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये सब झूठ है। एजाज के डैडी ने सर्द लहजे में कहा, मुझे किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ साथ हमारी भी बदनामी हो। बस तुम यहाँ से चले जाओ। एजाज ने कहा, कामरान मुझे सब कुछ बता चुका है डैडी। पुलिस ने इस पर झूठा इल्जाम लगाया है। ये बेगुनाह है। सिराज साहब ने तंजिया लहजे में कहा, अगर ये बेगुनाह है तो खुद को पुलिस के हवाले कर दे। अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे एकदम गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आप किस अदालत की बात कर रहे हैं अंकल? किस कानून की बात कर रहे हैं? जब तक मेरी बेगुनाही साबित होगी उस वक्त तक पुलिस मुझ पे इतना तशद्दुद करेगी कि मैं किसी काबिल नहीं रहूंगा। बहरहाल मैं तो ये किसी सूरत में नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से आपके घराने पर कोई आंच आए। मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर मैं झटके से मुड़ा और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गया। बैंक से वापसी पर मैंने चमड़े की वो बेल्ट खरीद ली थी जो रकम रखने के लिए काम आती है। वो खासी चौड़ी बेल्ट थी। मैंने बैंक से जो रकम निकलवाई थी उसमें से 8 लाख एजाज को दिए। बाकी रकम बेल्ट में रखी और बेल्ट कमर से बांध ली। मैंने एजाज के कपड़े उतार कर अपनी जीन्स और जैकेट दोबारा पहनी, जूते पहने और हर तरह से तैयार होकर रवानगी के लिए तैयार हो गया। एजाज कमरे में मौजूद था मगर मुझसे नजरें नहीं मिला रहा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ मार कर कहा, कम ऑन एजाज, फॉरगेट इट। वो नजरें झुकाए हुए बोला, सॉरी कामरान। मैंने खुश दिली से कहा, बस छोड़ो यार, अंकल की जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। पुलिस मेरी तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। अगर मैं यहाँ से गिरफ्तार हुआ तो तुम लोग वाकई मुसीबत में फंस सकते हो। जज्बाती होकर मत सोचो, मैं अब चलता हूँ। ये कहकर मैंने उसे गले से लगा लिया। मैं सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुंचा तो लाउंज में अजीब से सन्नाटे का एहसास हुआ। फिर कोई डपट कर बोला, हैंड्स अप। मैंने हाथ उठा लिए और मुड़कर बोलने वाले की तरफ देखा। 26-27 साल का नौजवान था। मलगजी जीन्स और जैकेट में मलबूस था। उसका शेव कई दिन का बड़ा हुआ था।
आंखों में वहशत सी भरी हुई थी और वो कुछ घबराया हुआ सा लग रहा था। उसने करख्त लहजे में कहा, अंदर चलो। उसके हाथ में लंबी नाल का रिवॉल्वर दबा हुआ था। मेरे साथ साथ एजाज भी दम बखुद खड़ा था। हम दोनों लाउंज में खड़े हुए तो वहां का मंजर देख कर चौंक गए। एजाज के डैडी, अम्मी और 2 बहनें एक कोने में सुकड़ी सिमटी बैठी थीं। वो सब बुरी तरह सहमे हुए थे क्योंकि उनके सर पर 2 नौजवान रिवॉल्वर ताने खड़े थे। हमें देखकर वो दोनों बुरी तरह चौंक उठे। फिर उनमें से एक धाड़ कर एजाज के डैडी से मुखातिब हुआ, हमसे झूठ बोला था बुढ़े कि घर में कोई नहीं है, फिर ये दोनों क्या छत से टपक पड़े? सिराज साहब ने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे इन दोनों की मौजूदगी का इल्म नहीं था। मेरे सामने तो ये दोनों घर से बाहर निकल गए थे। उसी वक्त वहशत ज़दा सा एक नौजवान सादिया को धकेलता हुआ वहां लाया। सादिया के हाथ में जेवरात के डिब्बे भी थे। मारे खौफ के उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कमरे में मौजूद नौजवान ने सादिया से पूछा, और माल कहाँ है? एजाज की अम्मी ने लरसते हुए कहा, जो कुछ है बस यही है। वो गरज कर बोला, झूठ मत बोल बुढ़िया, 10 दिन बाद तेरी बेटी की शादी है और घर में कैश सिर्फ 12,000 रुपए। सिराज साहब ने कहा, मैं कसम खाने को तैयार हूं कि इससे ज्यादा कैश नहीं है। 400-500 रुपए मेरी जेब में हैं, ये भी ले लो। इसके अलावा मेरी कलाई की घड़ी भी ले जाओ। मेरी बीवी के हाथों में सोने की चूड़ियां हैं, वो भी ले जाओ। सब ले जाओ मगर हमारी जान छोड़ दो। उनके लहजे में बेबसी थी। वो नौजवान हंस कर बोला, जो सादिया को धकेलता हुआ लाया था, ये चीजें तो खैर हम ले ही लेंगे। फिर वो उस नौजवान से मुखातिब हुआ जो हमें कमरे में से लाया था, मेन गेट खोल के सुजुकी अंदर ले आओ। गोया वो लोग पूरी तैयारी से घर का सफाया करने आए थे। पहले तो मैं यही समझा था कि वो लोग मेरी तलाश में आए हैं, मगर उनमें से किसी ने मुझ पर तवज्जो न दी थी। सादिया को लाने वाला डपट कर बोला, हाँ, और माल कहाँ है? वही शायद उस गैंग का लीडर था। फिर बोला, हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। एजाज ने दांत पीस कर कहा, खाली हाथ? तुम हमारी सारी पूंजी तो लिए जा रहे हो, फिर कहते हो खाली हाथ नहीं जाएंगे? और क्या लेना चाहते हो? कमरे में मौजूद नौजवानों में से एक ने आगे बढ़कर एजाज के मुंह पर रिवॉल्वर दे मारा। बोला, ज्यादा शोर मचाया तो दूसरी सांस लेने की मोहलत नहीं दूंगा। एजाज का होंठ फट गया और मुंह से खून बहने लगा। फिर वो डपट कर सिराज साहब से बोला, कैश कहाँ है? सिराज साहब ने कहा, जो कुछ है तुम्हारे सामने है। उनका लीडर सर्द लहजे में बोला, ठीक है, मत बताओ, हमें सोने की चिड़िया को अपने साथ ले जाएंगे। उसने सादिया की तरफ इशारा किया। बोला, ये भी तो 1 लाख का चेक है। मैंने अचानक कहा, कुछ कैश मेरे पास भी है, अगर उससे तुम्हारा काम चल जाए तो ले लो, मगर यहाँ से दफा हो जाओ। मेरा दुरुस्त लहजा उसे शॉक गुजरा। उसने घूर कर मेरी तरफ देखा और तहकीर आमेज लहजे में बोला, तेरे पास कितना कैश है? मैंने उसी लहजे में कहा, 1.5 लाख। मैं हैदराबाद से यहाँ गाड़ी खरीदने आया था, मगर अब नहीं खरीदूंगा। उसने कहा, जितना भी माल है निकाल कर फर्श पर डाल दे। मैंने 22,000 रुपये जैकेट की जेबों में ठूंस रखे थे, वही नोट निकाल कर फर्श पर डालने लगा। उनका लीडर हैरत भरे अंदाज में मुझे देख रहा था। वो नोट मैंने फर्श पर इस अंदाज में डाले थे कि वो ज्यादा लग रहे थे। मैंने कहा, ये तकरीबन 1 लाख हैं, 50,000 मैंने अपने लिए बचा लिए हैं, वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। लीडर गजबनाक होकर बोला, क्या बकवास कर रहा है? उसने सादिया को सिराज की तरफ धकेला और मेरी तरफ झपटा। निकाल सारे पैसे वरना। उसने जुमला अधूरा छोड़कर मेरी कनपटी पर रिवॉल्वर रख दिया। मैंने खौफजदा होने की अदाकारी की और जल्दी से बोला, देता हूँ, ये बंदूक तो हटाओ। ये कहते हुए मैं थोड़ा सा झुका, फिर अचानक उसका रिवॉल्वर वाला हाथ पकड़ लिया और फुर्ती से उसके पीछे चला गया। मैंने पलक झपकते में मशीन पिस्टल निकाल कर उसकी कनपटी से लगा दिया और गुर्रा कर बोला, इन लोगों से कहो कि रिवॉल्वर फेंक दें, वरना तुम्हारी खोपड़ी पाश पाश कर दूंगा। उसने अपने दोनों साथियों को हुक्म दिया, रिवॉल्वर फेंक दो। वो इतना खौफजदा हो गया था कि उसका रिवॉल्वर ही हाथ से छूट गया। उसके दोनों साथियों ने भी जल्दी जल्दी रिवॉल्वर फेंक दिए। मैंने उन दोनों से कहा, अब तुम लोग दीवार की तरफ मुंह कर लो। उन्होंने मेरे इस हुक्म पर भी अमल किया। मैंने एजाज से कहा, तुम ये रिवॉल्वर उठाकर एक तरफ रख दो और ये नोट समेट लो। फिर मैं लीडर को भी धकेलता हुआ दीवार के पास ले गया और उससे कहा, हाथ उठाकर खामोशी से खड़े हो जाओ। तुम में से किसी ने पीछे मुड़कर देखा या आवाज निकाली तो यहीं ढेर कर दूंगा। ये कहकर मैं दरवाजे से चिपक कर खड़ा हो गया। मैं उनके चौथे साथी का इंतजार कर रहा था जो सुजुकी अंदर ला रहा था। फिर सुजुकी पोर्च में रुकने और चंद लम्हों के बाद गेट बंद होने की आवाज सुनाई दी तो मैं चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। वो तरंग में सीटी बजाता हुआ आ रहा था। उसने जो ही कमरे में कदम रखा, मैंने पीछे से उसकी गर्दन दबोच ली और मशीन पिस्टल उसकी कनपटी से लगा दिया। मैंने दूसरे हाथ से उसका रिवॉल्वर छीनकर उस कोने में फेंक दिया जहां एजाज ने बाकी रिवॉल्वर डाले थे। मैं गुर्रा कर बोला, आवाज निकालने की जरूरत नहीं है, बाहर कितने आदमी हैं? उसने जवाब दिया, कोई भी नहीं, हम सिर्फ 4 थे। अपने बकिया साथियों के बरक्स न वो खौफजदा हुआ न उसके हाथ पांव कांपे।
یہ وہی نوجوان تھا جو مجھے اور اعجاز کو گن پوائنٹ پر لاؤنج میں لایا تھا۔ میں اس خیال سے اس کی تلاشی لینے لگا کہ ممکن ہے اس کے پاس مزید کوئی ریوالور ہو۔ وہ اچانک مجھ سے لپٹ گیا۔ میرے لیے یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا، اس لیے میں بری طرح لڑکھڑا گیا۔ اس نے بائیں ہاتھ سے میرا پسٹل والا ہاتھ پکڑ لیا اور دایاں ہاتھ میری گردن پر تھا۔ میرے اندازے کی ذرا سی غلطی بہت مہنگی پڑی۔ میرا مقابل نہ صرف طاقتور تھا بلکہ لڑنے بھڑنے کے فن میں بھی طاق تھا۔ اس نے میری دائیں کلائی اتنی زور سے مروڑی کہ مشین پسٹل میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پھر اس نے میری گردن چھوڑ کر میرے منہ پر اتنا زوردار گھونسا مارا کہ میری آنکھوں کے آگے نیلے پیلے دائرے گردش کرنے لگے۔ میں نے سر جھٹک کر خود کو سنبھالا اور جھکائی دے کر ایک طرف ہٹ گیا، ورنہ اس کی کک میرے جبڑے پر پڑتی۔ میں نے جھپٹ کر اس کی وہی ٹانگ پکڑ لی اور اسے زور سے جھٹکا دے کر چھوڑ دیا۔ پھر میں اطمینان سے آگے بڑھا اور مشین پسٹل اٹھا لیا۔ مجھ پر حملہ کرنے والا اب تک فرش پر گرا ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ کم از کم 3 مہینے تک اپنے پیروں پر نہیں چل سکے گا۔ میرا وہ داؤ اتنا ہی خوفناک تھا۔ اعجاز سے اپنی وہ رقم لے کر میں نے جیب میں رکھی جو فرش پر پھینکی تھی۔ پھر سراج صاحب سے مخاطب ہوا، انکل ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کریں یا مار پیٹ کے خود ہی چھوڑ دیں؟ سراج صاحب نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں انہیں انعام دے کر رخصت کروں گا۔ میں ان سب بدماشوں کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، پھر میں ان کے ہاتھ پیر باندھ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھا اور باری باری ان تینوں کی کھوپڑیوں پر مشین پسٹل کا دستہ رسید کیا۔ وہ تینوں کٹے ہوئے درختوں کی طرح فرش پر آ رہے۔ میں نے ان سب کو گھسیٹ کر باتھ روم میں پھینکا اور باتھ روم کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ پھر سراج صاحب سے کہا، اب آپ پولیس کو فون کر دیں، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں باہر کی طرف بڑھا۔ میں نے انہیں باندھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اعجاز کی امی نے کہا، سنو بیٹے، مجھے افسوس ہے کہ میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ آنٹی پلیز مجھے شرمندہ مت کریں۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے باہر نکل گیا۔ اعجاز میرے پیچھے پیچھے لپکا، بولا، سنو کامران، تم خیریت سے پہنچ جاؤ تو مجھے فون کر دینا۔ میں نے اسے ہاتھ ملایا، کہا، اوکے، خدا حافظ۔ میں باہر نکل آیا۔ میں پولیس کے آنے سے پہلے بہت دور نکل جانا چاہتا تھا۔